स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मनोज वतिया। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। लखनऊ की काकोरी में 2 रोडवेज बसों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद यूपी परिवहन निगम ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों के लिए 2.5 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। और दोनों बसेस काफ़ी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रॉमा सेंटर भेजे गए हैं। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए एम्बुलेंसेज से और प्राइवेट वाहन से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इसके बाद SDRF की टीम भी लोगों ने बुलाई थी कि अगर बस काट कर लोगों को निकालने की जरूरत पड़े, लेकिन यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक को बचाने की कोशिश में लखनऊ से हरदोई जा रही गाड़ी को सामने से आ रही बस ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राहत कार्य में जुट गई। गोंडा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला कोतवाली के लोढ़िया घाटा गांव का है। यहां लोगों ने चोर समझकर एक युवक को दौड़ा कर पीटा। युवक बचने की कोशिश करता रहा और लोग लाठियां बरसाते रहे। गांव वालों के मुताबिक ये युवक बकरी चुराने की कोशिश कर रहा था। बाद में युवक को एक खंभे से बांध दिया गया और उसकी डंडों से जमकर पिटाई की गई। युवक रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कई घंटों तक इस युवक की पिटाई की जाती रही, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं ये युवक बेहद डरा हुआ है। इस युवक के पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कन्नौज में प्रेमी प्रेमिका के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहाँ दोनों का चेहरा काला कर दिया गया और सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उन्हें जूतों की माला पहना दी गई और ढोल बजाते हुए पूरे गांव के चक्कर लगाए गए। ग्राम प्रधान ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़ाया। वो आई मेरे थे चली गई, इन्हें रास्ते में घेर लिया, हमें अकेला पकड़ लिया, उन्हें घर से पकड़ के लाए, फिर उन्होंने दोनों को मारा मुझे। ये दोनों बेहद डरे हुए हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और डीएम और एसपी ने गुरुसहायगंज कोतवाली पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अमानवीय कृत्य करने वाले सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। सीतापुर में पालिका की बैठक देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। यहाँ बोर्ड बैठक में भाजपा सभासद सीपी तिवारी ने पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि को अपशब्द कह दिए, जिसके बाद मामला बढ़ गया। दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गई। बाद में पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। बैठक में 88 लाख की लागत में बन रहे शमशान विभाग की बाउंड्री को लेकर पहले तो बहस हुई, फिर बाद में हंगामा हो गया। ये घटना हुई महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में। दोनों तरफ से ज्यादा बात बढ़ गई तो पुलिस को आना पड़ा, फिर बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। वहीं इस विवाद के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी में विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी के बाद फिर हनक दिखी है। कारों के लंबे चौड़े काफिले के साथ दिखे चैंपियन ने कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। बीजेपी विधायक चैंपियन के काफिले में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों हूटर बजाती गाड़ियां दौड़ती दिखी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और चैंपियन की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल मूक दर्शक बना रहा। 13 महीने पहले कई विवादों में फंसने के बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें दोबारा पार्टी में एंट्री कराई थी। और फिर वो एक बार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। कभी तमंचा लेकर डांस करते वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं पत्रकार को धमकी देने जैसे कई मामलों में उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन सोशल मीडिया में एक बार फिर चैंपियन छा गए हैं। हालांकि बीजेपी की भी चैंपियन के कारनामे पर जरूर नजर रहेगी। मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस की निकालने की इजाजत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये PIL शौकत भारती ने दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में कहा है कि ये धार्मिक प्रतीक है और उसकी रस्म अदायगी जरूरी है। शौकत भारती ने कहा है कि इस जुलूस में अकीदमंद कोविड के दायरे में रहकर रस्में पूरी करेंगे। हम लोग कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने ये जो PIL फाइल की है उसमें हमने कहा है कि जिस तरह से किसी का कोई मर जाता है तो जितने आदमियों के साथ परमिशन दी जाती है उसको दफन करने के लिए, उतने ही आदमियों के साथ हमको इस ताज़िए को दफन करने की इजाज़त दे दी जाए।
आपको बता दें कि बाराबंकी और कानपुर में ताजिया निकालने के दौरान तनाव हो गया था, जो पुलिस के फ्लैग मार्च के बाद जाकर काबू में आया। नीट प्रवेश परीक्षा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा टलवाने के लिए अब कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल साथ आ गए हैं। इस बीच ये भी खबर है कि एग्जाम रोकने के लिए 7 राज्य कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू करने की खबरों के बाद देश भर के छात्र इसका विरोध करने वाले हैं। साथ ही छात्र कल से देशव्यापी धरने पर बैठेंगे। नीट और जेईई परीक्षा रुकवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज विपक्षी पार्टियों के सीएम की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि केंद्र एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन एग्जाम्स को हरी झंडी दे दी है, जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। जौनपुर के शाहगंज थाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी फरियादी की पिटाई कर रहा है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने अपनी पत्नी से पड़ोसी दबंग द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की थी और कार्रवाई के बारे में पुलिस से पूछ दिया। इतने में दरोगा जी बिगड़ गए और सिपाही से फरियादी को पीटने का आदेश दे दिया। अब पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। थाने में 2 इंस्पेक्टर बैठे थे। जब फरियादी ने उनसे पूछा कि उसकी शिकायत का क्या समाधान हुआ, तो अधिकारी भड़क गए और उसे धमकाते हुए अलग बैठने की बात कहते दिखे। वहीं एक पुलिसकर्मी ने तुरंत फरियादी को पीटना शुरू कर दिया और फरियादी का मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। वहीं फरियादी अपनी बात पर अड़ा रहा। अभी तक इस मामले में किसी अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। देहरादून की मित्र पुलिस कितनी मित्रता निभा रही है, ये वीडियो महज उसकी बानगी भर है। राजधानी देहरादून के दीपनगर इलाके में पुलिस एक घर में जाती है। पुलिस इस घर में महिला कलावती वर्मा के बड़े बेटे को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन बड़ा बेटा नहीं मिला तो उसके छोटे बेटे को लेकर जाने लगी। महिला ने मना किया तो पुलिस ने उस महिला को हेलमेट से जमकर पीटा। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान कोई महिला सिपाही भी नहीं थी। महिला की पिटाई के दौरान एक पुलिसकर्मी के बैट टूटकर गिर गया, जिसमें उसका नाम राजेश रावत लिखा हुआ है। वहीं न्यूज 18 पर खबर चलते ही एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और नेहरू नगर थाने से रिपोर्ट मांग ली, जिसके बाद एसएसपी ने कहा कि जांच में यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी रिपोर्ट मांगा है हमने और उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसमें जो है बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, उसमें जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद भले ही दोषी पुलिसकर्मियों पर जो भी कार्रवाई हो, लेकिन क्या इस तरह किसी महिला को पीटना उचित था? झांसी में पानी भरने के मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक पक्ष के लोगों ने अपने घर की छत से दूसरे पक्ष के ऊपर तेजाब फेंक दिया। ये पूरा मामला उल्दन थाना क्षेत्र के बसार गांव का है, जहां हैंडपंप से पानी भरने को लेकर गांव के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। तेजाब के हमले में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 5 ग्रामीणों की आंख पर तेजाब पड़ने से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़ाई का बीच बचाव किया, बीच बचाव करते समय जब अलग हो गए, वो अपने घर गया। घर से वो 2 बॉटल ले आया तेजाब का, उधर से आया तो वो वैसे ऐसे फेंकते आया। पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पक्ष के लोगों से घटना की जानकारी ली। देर रात जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंच के घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शामिल 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में हैलेट अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया, जिससे उसे वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया और मरीज की मौत हो गई। पूरा मामला उन्नाव जिले के पुरवा के रहने वाले कस्बे के एक बुजुर्ग का है, जिन्हें कई दिनों से खांसी आ रही थी। परिवार वालों ने उन्हें आर्यनगर के वेदांत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें वहां से हैलेट अस्पताल ले जाने की बात कही, जिसके बाद पेशेंट को हैलेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें एडमिट नहीं किया गया और उन्हें उर्सला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन उर्सला अस्पताल ने भी एडमिट करने से मना कर दिया। पेशेंट को वापस हैलेट अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पिताजी भर्ती थे यहाँ कानपुर में वेदांता हॉस्पिटल में, तो मतलब भर्ती रखा, उनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने कोविड की जांच करवाई। कोविड की जांच जब आ गई, उसके बाद जांच में वो पॉजिटिव निकले तो उन्होंने रेफर का ऑर्डर बना दिया वहाँ हैलेट ले जाने के लिए। बता दिया कि यहाँ कोविड का कुछ होता ही नहीं है, यहाँ से रिपोर्ट हटा दिया गया। परिजनों ने हैलेट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की और इस पूरे मामले पर प्रमुख अधीक्षक हैलेट ने जांच के आदेश दिए हैं।
संभल से एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने संभल के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। यहाँ के जिला अस्पताल में बुखार का इलाज कराने पहुंची महिला को अस्पताल में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। महिला अस्पताल के गेट के सामने ही लेट गई। तो बुखार है, मलता है, गरम। अच्छा, तो इन्हें यहाँ बाहर क्यों डाल दिया है आपने? बाहर नहीं डाला, बताओ और कहाँ डाला है, जगह नहीं तो। क्यों अस्पताल में कर्मचारियों ने एडमिट नहीं किया इन्हें? ना कुछ भी ना किया। क्या कहा उन लोगों ने? निकालो, बाहर लिटालो। वहीं महिला का छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ खड़ा रहा और उसे उठाने की कोशिश करता रहा। बच्चे और मां की तस्वीर देखकर हर किसी का दिल पसीज गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला के साथ आई एक बुजुर्ग ने बताया कि वो बुखार की दवा के लिए दर-दर भटकती रही। कानपुर के कथित लव जिहाद मामले में शालिनी यादव और फिजा फातिमा ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज करवाया है। शालिनी यादव और फिजा ने कोर्ट के सामने कहा है कि उन्होंने मोहम्मद फैसल से शादी अपनी मर्जी से की है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। उनकी शादी किसी भी तरह से लव जिहाद नहीं है। शालिनी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शहर में एक गैंग सक्रिय है जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी और धर्म परिवर्तन करवा रहा है। दूसरी ओर शालिनी के भाई का कहना है कि शालिनी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और वो दबाव में बयान दे रही है। उनका आरोप है कि शालिनी घर से 10 लाख रुपए लेकर भागी थी। परिवार ये भी कह रहा है कि वो घर लौट आए। परिवार उसे स्वीकार करने को तैयार है। इस मामले में परिवार ने आईजी से मुलाकात कर न्याय की भी गुहार लगाई। वहीं हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि कानपुर में ऐसे 5 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्लानिंग के तहत ऐसे मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में आईजी मोहित अग्रवाल के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। आरोपियों की एक दूसरे से जुड़े होने की जांच एसआईटी करेगी। साथ ही प्लानिंग करके जिहाद फैलाने और बाहर से फंडिंग के आरोपों की भी जाँच की जाएगी। लेकिन शालिनी के बयान के बाद मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे। बरेली की रहने वाली टीवी और साउथ इंडियन एक्ट्रेस दीप्ति शंकरधर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इस एक्ट्रेस ने अपने पिता पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। तृप्ति का आरोप है कि उसके पिता जबरन शादी करवाना चाहते हैं। शादी करने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे। वायरल वीडियो में तृप्ति कह रही है कि उसके पिता ने उसे बाल पकड़कर खींचा, उसके हाथों को काटने की कोशिश की। पिता के डर से तृप्ति और उसकी मां ने घर छोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद बरेली पुलिस ने तृप्ति के पिता को हिरासत में ले लिया है। जो तृप्ति शंकरधर है, उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि उनके पिता राम रतन शर्मा के द्वारा उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। तृप्ति के पिता ने खुद को निर्दोष बताया है। बरेली पुलिस के एक्शन में आने के बाद तृप्ति ने उत्तर प्रदेश पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह की दादी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अदिति और उनकी बहन उन्हें प्रताड़ित करती हैं। संपत्ति के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बुजुर्ग ने डीएम को पत्र लिखकर अपनी और अपने छोटे बेटे की सुरक्षा की मांग की है। कमला ने पत्र में लिखा कि मैं एक 85 साल की बुजुर्ग महिला हूँ। मैं बहुत दुख से गुजर रही हूँ। मैं उनकी नाजायज शर्तों को नहीं मान रही हूँ, तो तीनों मुझे अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं। मेरे नौकर को भी डराया धमकाया जा रहा है। कुछ बातें उसमें अंकित है, जिसको राजस्व और अन्य विभागों से मिलकर के उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा वो जांच मुझे सौंपी गई है। अब उस प्रार्थना पत्र में जो भी बिंदु हैं उन पर जांच की जाए। अदिति की दादी ने कहा कि उन्होंने घर की बड़ी होने के नाते अपनी बहू और पोतियों से बातचीत करके मामले का हल करने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। गाजियाबाद के मोदी नगर में अक्षय सांगवान हत्याकांड में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक तरफ आरोपी फेसबुक पर धमकी भरे पोस्ट लिख रहा है, दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें अश्वनी नाम का आरोपी बाइक से आता दिखाई दे रहा है। साथ ही जिस गाड़ी से बाकी शूटर्स आए वो भी नजर आ रही है, लेकिन पुलिस अब तक गाड़ी और बाइक का पता नहीं लगा पाई है। वहीं अक्षय के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वो मामला ये था कि जो ये विपन था, ये तानाशाही दादागिरी में था। इसने 4-5 पहले भी केस कर रखे थे, गोली चला रखी थी, बबड़ा चलाई थी, लेकिन दब जाता था क्योंकि आशीष प्रधान का विपन पे बड़ा हाथ था। हमारे बेटे को धोखे से विकास ले गया, उसका मेहमान बुला के तुम जैसे बच्चों की थोड़ा कहा सुनी हो जा, हाथ मिलवाने के पीछे दूर त्यागी के मकान में वहाँ जाते हमारे बेटे के गोली बरसा दी, 4-5 थे भी। अक्षय हत्याकांड के आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने कहा कि फिल्म अभी बाकी है। उसकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर सामाजिक संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी पर बेरोजगार युवकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। दरअसल सभी युवकों से हेलेट अस्पताल में पहले संविदा के रूप में और बाद में परमानेंट नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन जब 1 साल तक नौकरी नहीं लगी तो युवकों ने अपना पैसा मांगा। इन युवकों का आरोप है कि पैसा वापस मांगने पर इन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी गई। संस्था में काम कर रहे अमित पांडे नाम के मैनेजर पर पैसे लेने का आरोप है। धोखा दिया गया हमें एक सामाजिक संस्था के नाम पे, जिसका नाम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है। उसमें एक अमित पांडे नाम के एक शख्स थे, उन्होंने हमको बताया कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हैलेट में संविदा पे, ठीक है, और हमसे 2 लाख रुपए लिए। पीड़ितों ने स्वरूप नगर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है और मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कहना है कि उन्होंने खेत और संपत्ति बेचकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और अब पैसे भी चले गए, नौकरी भी नहीं मिली। पीड़ित छात्रों ने सरकार से इंसाफ दिलाने की अपील की है। जौनपुर के सरपतहा इलाके के सराय मोइद्दीनपुर गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से लोग हैरान रह गए। लोगों ने अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचना भी दी, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद लोगों ने खुद ही अजगर को पकड़ने के लिए जुगाड़ लगाया। इसके लिए 2 शख्स डंडों से अजगर का मुंह दबाते हैं, जबकि एक शख्स रस्सी से बांधकर अजगर को बोरे में भरकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अजगर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। इसके बाद एक शख्स उसे हाथ से बोरे में भरने लगता है। इस खतरनाक काम को करते हुए ये शख्स बेहद चौकन्ना रहता है। अंत में बड़ी मुश्किल के बाद लोगों ने इस 12 फीट लंबे अजगर को बोरे में भरकर बांध दिया। इसके बाद ही लोगों ने चैन की सांस ली। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े देर शाम जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार में एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,898 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि प्रदेश में अभी 51,317 एक्टिव केस हैं। वहीं 1,48,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,141 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने भी कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख तक की जाएगी। अभी प्रदेश में 1 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जिसे अब 1.5 लाख तक कर दिया जाएगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं।